पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लिए हैं, पर सबसे ज़्यादा चर्चा है जिस बात की वो है सिंधु जल समझौता, जिसको फिलहाल भारत ने स्थगित कर दिया है। तो इसके क्या मायने हैं? ये सिंधु जल समझौता आखिर था क्या? इस समझौते की शर्तें क्या थीं और इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? इस वीडियो में आपको ये समझाएंगे। साथ ही इस भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान काफ़ी तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान ने धमकी दी कि वो शिमला एग्रीमेंट रद्द कर देगा। तो उसके मायने क्या हैं, इस वीडियो में समझेंगे। समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी विनय सुल्तान। विनय, सबसे पहले तो हमको यही समझाइए कि भाई ये जो सिंधु जल समझौता है वो है क्या और इसका किस तरीके का असर पड़ने वाला है पाकिस्तान पर? जी, 1960 के दशक में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह अयूब खान के बीच में ये समझौता विश्व बैंक ने करवाया था। इस समझौते के तहत जो सिंधु और सिंधु की जो के साथ में दो और नदियां झेलम और चेनाब जो है उसका पानी पाकिस्तान के लिए और बाकी सतलज और अन्य जो दो नदियां हैं उनका पानी भारत के लिए जो है रिजर्व किया गया था। क्योंकि पाकिस्तान में सिंध और पंजाब का जो इलाका है वो पूरी तरीके से सिंधु नदी के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो सिंधु का पानी जो है पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है, इसलिए सिंधु का पानी जो है पाकिस्तान को उस समय दिया गया था 1960 में। तो ये समझौता मोटा मोटी हुआ था। और इस समझौते के तहत जो है पाकिस्तान को लगभग, जो लोग अभी हमारे सामने आंकड़े ये फ्लॉन्ट करते हैं कि 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता है और 20% पानी जो है वो हमको मिलता है। दरअसल समझौते का आधार ये था कि नदी का जितना भाग जिस इलाके में है उतने उस अनुपात में जो है उस देश को जो है पानी मिलेगा। उस हिसाब से भारत को तकरीबन 30% पानी जो है, टोटल जो जल है उसका 30% भारत को मिला था। शेष जल जो है पाकिस्तान के हिस्से में गया था। मोटा मोटी यही समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के साल में हुआ था। बिल्कुल। अब असर की थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा कि भाई करीब पाकिस्तान की ज़रूरतों का 85% पानी इन्हीं नदियों से वहाँ पर पहुँचता है और बताया जाता है कि पाकिस्तान में खेती की 90% ज़मीन यानी कि 4.7 करोड़ एकड़ एरिया सिंचाई के लिए इसी पानी का इस्तेमाल होता है वहाँ पर। इससे पाकिस्तान की नेशनल जो इनकम है, खासतौर पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसमें हिस्सेदारी 23% मानी जाती है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीण पाकिस्तान है उस पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा, वहाँ रहने वाले लोगों पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। और बताया जा रहा है जो बिजली उत्पादन का काम है, जो मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम है, वहाँ पर पानी भी इन्हीं नदियों से पहुँचता है। तो इस तरीके से बताया जाता है कि 30 से 50% तक जो है बिजली उत्पादन भी पाकिस्तान पर इसका असर पड़ेगा। और क्या असर देख रहे हैं आप? नहीं, पंजाब और सिंध का जो इलाका पाकिस्तान का है, जहां से पाकिस्तान का लगभग कृषि पैदावार जहां से पाकिस्तान की मुख्य तौर पर होती, क्योंकि बाकी के दो जो प्रांत हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लगभग जो है वो डेजर्ट का जैसा इलाका है। मतलब डेजर्ट मतलब पहाड़ी डेजर्ट आप समझ लीजिए। खेती की बहुत जो है वहां पे व्यवस्थाएं हैं नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कमोबेश यही स्थिति है। पाकिस्तान और सिंध में जो इरिगेशन का जो पानी है वो दरअसल सिंधु नदी के ऊपर निर्भर करता है। आप जो पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो कश्मीर से होते हुए ये पंजाब और सिंध को एकदम बीच से काटते हुए सिंध निकलती है वहां पे। तो सिंधु एक तरीके से, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे उत्तर भारत के मैदानों में गंगा जो है वो रीढ़ की हड्डी है, उसी तरीके से पाकिस्तान के जो मैदानी इलाका है उसमें जो है सिंधु जो है वो रीढ़ की हड्डी है। तो सिंधु वहां का एक तरीके से आप समझ लीजिए, वहां की यांटी सिकियांग है, वहां की गंगा है, वहां की नील है। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस उस नदी के बिना जो है कल्पना से परे की बात है। बिल्कुल, इसीलिए ये जो समझौता स्थगित किया गया है, इसीलिए मुझे लगता है इसकी काफ़ी चर्चा है, क्योंकि भाई जानकार ये भी कह रहे हैं कि 65 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, 71 का हुआ, करगिल युद्ध हुआ, उसके बावजूद ये जो ट्रीटी है ये बरकरार रही। मगर अब जो दौर आया है वहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो उसको स्ट्रेटेजिक रूप से किस तरीके से देखा जाना चाहिए और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो बात हो रही है कि भाई लागू कब से होगा, पानी क्या तुरंत रोक लिया जाएगा, इसके क्या टेक्निकलिटीज बताइए। देखिए, इसमें अगर आप पाकिस्तान में ये फैसला स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण था, इसको समझने के लिए आपको पाकिस्तान में अभी जुलाई 2023 में पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव।
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये था कि दरअसल बहावलपुर जो सराइकी बेल्ट है, जिसको साउथ पंजाब बोला जाता है सामान्य तौर पे, बहावलपुर के आसपास का जो एरिया है, वहां पे थार डेजर्ट का एक एक्सटेंशन है जिसको चोलिस्तान का डेजर्ट बोला जाता है, या वहां की स्थानीय भाषाओं में उसको रोही बोला जाता है। रोही सिंधी में, राजस्थानी में, पंजाबी में निर्जन इलाके को रोही कहा जाता है सामान्य तौर पे। तो चोलिस्तान का जो इलाका है उसको रोही भी बोला जाता है। उस इलाके में ये एक प्रोजेक्ट आया कि वहां पे उस इलाके को, चोलिस्तान को जो है वो इरिगेट करके वहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान अपनी फूड सिक्योरिटी के चलते जो है काफी इकोनॉमिक प्रेशर में रहता है। तो ये कहा गया कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए चोलिस्तान जो है डेजर्ट को इरिगेट करके वहां पे पानी ले जाके और उस पूरे इलाके में खेती बाड़ी शुरू की जाएगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू की जाएगी। मजेदार बात वहां पे ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जो सबसे खास बात सौरभ है वो ये है कि उसको डिफेंस के अलावा जो काम करने की उससे उम्मीद रखी जाती है, उसके अलावा वो हर काम में एक्सपर्ट हैं वो लोग। तो वो सरकारें गिराते हैं और नेताओं को जेल में डालते हैं, नेताओं को फांसी में लटकाते हैं, इलेक्शन रिग करते हैं। ये तो हम लोग देखते ही आए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्लेयर है। वो नील तक बनाती है, वो पेट्रोल पंप चलाती है, वो सिनेमा चलाती है। और ये सिर्फ वो इंस्टीट्यूशनल तरीके से नहीं करती, मतलब बहुत सारे सैनिक यूनिट हैं जिनके अपने सिनेमा घर है, अपनी दुकानें, अपने शोरूम हैं, जिनको वो किराए पे देती है, पैसा लेती है। इसके अलावा अपने पेट्रोल पंप हैं, वहां पे पाकिस्तान में बहुत सारी ब्रिगेड्स ऐसी हैं। इसके अलावा वो प्राइवेटली प्लेयर के तौर पे भी ये सारे काम करती हैं। जैसे पाकिस्तान की 4 बड़ी ऐसी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो डायरेक्टली सेना के कंट्रोल में है, जैसे जिसमें एक फौजी फाउंडेशन है, एक आर्मी वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, एक शाहीन फाउंडेशन है, उसके अलावा एक बहारिया फाउंडेशन है। ये 4 ऐसी बड़ी प्लेयर्स हैं जो कि प्राइवेटली इंगेज करते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरह। तो पाकिस्तान आर्मी का खुद का साइज इतना बड़ा है, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में भी है, वो रोड भी बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान आर्मी नहीं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और आप मजे की बात ये समझिए, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, इसमें जो कैनाल, ऐसा बोला गया कि 6 कैनाल जो है 176 किलोमीटर की हम लोग बनाएंगे, और सिंधु का पानी जो है और सतलज में जो बाढ़ का पानी आता है, उस पानी को, एक्सेस का जो पानी है, उसको हम डेजर्ट ले जाके उस डेजर्ट को जाके हम लोग आबाद करेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी क्योंकि पहले से कॉर्पोरेट फार्मिंग करती आई है, पहले से क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई है, तो इस पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट था उसका टेंडर ऑब्वियसली किसको जाना चाहिए था, वो जिसको जाना चाहिए था उसको गया पाकिस्तान आर्मी को। तो पाकिस्तान आर्मी ने इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर जो है, जो कि ये तकरीबन मेरे पास में डाटा इसका है, ये कितने ये मतलब लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है, लाखों करोड़ डॉलर, मतलब आप ये समझिए। तो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के काम के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एक अपनी और प्राइवेट कंपनी बनाई, जिसको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ में, उसका ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव करके पाकिस्तान ने अपनी खुद की एक प्राइवेट कंपनी बनाई, और उस प्राइवेट कंपनी को पाकिस्तान आर्मी जो है सारे टेंडर दे चुकी थी। और क्योंकि अब यह है कि पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पंजाब और सिंध के बीच में सिंधु का पानी इतना बड़ा फॉल्ट लाइन है कि आप ये समझिए, सिंधु नदी का या दरियाई सिंध का जो बहुत बड़ा इलाका, जो कि वहां के का डेल्टा हुआ करता था, वो लगभग सूख गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंधु नदी हमारे यहाँ लद्दाख से चल के पाकिस्तान पहुंच रही है, वो अरब सागर में गिर ही नहीं पा रही, उसके बीच में ही जाके वो कहीं सूख जा रही है। तो पहले से पाकिस्तान में पानी की जो है वो किल्लत बहुत भयंकर तरीके से है। और इसमें जब ये सेना ने ये कहा कि हम जो है 6 कैनाल निकाल के और वहां का पानी जो है हम चोलिस्तान ले जाएंगे, तो सिंध में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल सिंध में जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, वो सिंधु का पानी है। और इस स्थिति को देखते हुए अगर हम लोग ये कह रहे हैं, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रही है कि वो सिंधु जो जल संधि है उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर रही है, तो ये जो है उस एकदम फॉल्ट लाइन के ऊपर सही तरीके से मारा गया प्रहार है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ब्रिलियंट मूव है। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से जो पाकिस्तान का आर्मी का खासतौर पर आप जो प्लान बता रहे हैं, वो धरा का धरा रह जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, वो धरा का धरा रह जाएगा। और जो एग्जैक्ट मैं आपको डाटा बता देता हूँ, मेरे
दिमाग से थोड़ा सा स्लिप कर गया जी। है ना। तो ये लगभग लगभग जो है मतलब इसका इनका कहना था कि ये 4,85,623 हेक्टेयर जमीन जो है, जी। 4,85,623 हेक्टेयर का मतलब है कि कई शहर उस जमीन में समा जाए, इतनी बड़ी जमीन वो होती जी। है ना। तो उतनी बड़ी जमीन को ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए खोलना चाह रहे थे, है ना। और इसमें लगभग लगभग जो है ये डाटा मेरे से थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन एक भारी भरकम जो है, हाँ, $783 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है इसमें होने वाला है, और 2030 तक का जो है मतलब ये बड़ा पैसा और प्रोजेक्ट। बड़ा प्लान हाँ, रुकेगा इस योजना तो के रुकने ये से। पूरा पूरा प्लान जो है वो स्टेक में पाकिस्तान, क्योंकि इसके स्टेक होल्डर जो है पाकिस्तान आर्मी है डायरेक्टली। तो इस जो है प्रोजेक्ट के ऊपर जो है एक तरीके से इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से बंद डब्बे में डालने का काम जो है वो ये राजनीतिक फैसला कर रहा है। बिल्कुल। मैं मेरा सवाल भी मैंने आपसे और था कि भाई ये जो रोकने के, जल रोकने का, पानी रोकने की बात कही है, वो अभी क्या कब से लागू हो जाएगा? तुरंत लागू हो गया है या कैसे उसको देखा जाएगा? नहीं सौरभ, क्योंकि 1960 से भारत एक संधि के साथ पाकिस्तान में के साथ बंधा हुआ था, और भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करता हुआ आया है। जी। इतिहास में आपको कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पे भारत ने अपने जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया। हम ये और इस बात के ऊपर हमको गर्व भी होना चाहिए भारतीय के तौर पे। जी। तो 1960 से जो जल संधि हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने कोई भी बड़ा जो है कंस्ट्रक्शन जो है इन तीनों नदियों के ऊपर अभी तक नहीं किया है। जो चेनाब है और झेलम है, इन दोनों के ऊपर हमारे पास में हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें थोड़ा पानी हम रोक के और उससे बिजली बना के वो पानी लेकिन हम छोड़ देते हैं। जी। तो हमारे पास में वाटर स्टोरेज या वाटर डाइवर्ट करने की कैपेसिटी इन तीनों नदियों पे अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इस समझौते को सस्पेंड किया या इस समझौते को हम मानने से इनकार करते हैं, तो हम हमारे ऊपर कोई कानूनी बाध्यता या कोई समझौते की बाध्यता, कोई अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता ऐसी नहीं रह जाती है जिसके चलते हम जो है अब इसके ऊपर जो है कोई कंस्ट्रक्शन ना खड़ा कर पाए। मतलब आप कह रहे हैं अब या हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, अब इस समझौते से हम बाहर निकल जाएंगे और फिर उसके मुताबिक हम पानी रोक सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म जो है प्लान है। इसको एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्शन अगर कर लेते हैं और हम उस पानी को नियंत्रित करने में, क्योंकि आप ये समझिए सिंधु जो इस पूरे के पूरे उसमें सबसे बड़ी नदी है, वो हमारे यहाँ पे लद्दाख में एक छोटी सी जगह से होके निकलती है। मतलब बहुत सिंधु का बहाव जो है भारत में अभी के भारत में नहीं है। तो उस स्थिति में क्या है, और लद्दाख की टरेन ऐसी है कि वहां पे डैम बनाना जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है पर्यावरण इस तरह पे भी और कंस्ट्रक्शन में भी। मतलब वो कोई कंस्ट्रक्शन मार्वल ही होगा अगर सिंधु का वहां पे अगर डैम सिंधु के ऊपर हम लोग उस नदी को बांधने की कोशिश कर पाते हैं, बांधने में कामयाब हो जाते हैं। तो उस स्थिति में वो टरेन भी उस तरीके की गवाही नहीं देती और उसमें थोड़ा समय जो है उस बांध को खड़ा करने में लगेगा। लेकिन अगर इस समझौते से निकलने के बाद में उन इलाकों में बांध लेते हैं और नदियों का जल अपने पास में रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम भविष्य के लिए जो है हमारी बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी। और हम जिस समय चाहेंगे हम पाकिस्तान को उस समय इकोनॉमिकली चोक कर पाएंगे। बिल्कुल। अब आपसे बातचीत करके समझ में आ रहा है कि ये फैसला वाकई कितना बड़ा है और उसका किस तरीके से त्वरित और दूरगामी असर पड़ने वाला है पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी पर, ये समझाने का आपने प्रयास किया। पर इस फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जाहिर तौर पर इसका जवाब दे रहा है और बौखलाया हुआ है, और उसने धमकी एक तरीके से दी है कि भाई अगर आप ये समझौता रोक रहे हैं तो हम भी जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था उसको हम खत्म कर देंगे। उन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है, लागू नहीं किया है, पर वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। तो ये थोड़ा अगर आप हमको समझा पाएं कि शिमला एग्रीमेंट क्या है और उसका कितना असर होगा, अगर वो पाकिस्तान जो धमका रहे हैं कि वो रोक देते हैं तो उसका क्या असर होगा? नहीं, पाकिस्तान भारत को धमकाने की स्थिति में तो नहीं है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मतलब जो बहुत सामान्य दिमाग का आदमी है वो भी मतलब जो है उसको भी ये समझ में आती है स्थिति कि दोनों देशों के बीच में
ताकत का अनुपात इतना असमान है कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में भारत को धमकी नहीं दे सकता। वो ऐसा है कि मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो हम उसको जो है लड़ाई मानेंगे। वो ठीक वैसा ही है कि हाँ, अगर वो आप मेरे को एक्ट ऑफ वॉर तमाचा मार, मानेंगे अगर आप ये रोक हाँ, देते हैं वो। तो जी। अगर आप मेरे को तमाचा मारेंगे तो फिर देखना, फिर मैं भी कुछ कर दूंगा, इस किस्म का लहजा है उसका। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर इस स्थिति को देखें तो उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर हम उसको कंसिडर करेंगे अगर भारत इसका पानी रुकता है तो। जी। हम्म। शिमला समझौता मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या असर शिमला होगा समझौते जी। शिमला समझौते से जो अभी की एलओसी है वो तय हुई थी, जो 1971 में इन लोगों के 93,000 सैनिकों ने जिस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाले थे, उसके बाद में अंडर प्रेशर होके जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे शिमला, और शिमला आके जो है इंदिरा गांधी से वो समझौता करके गए। उसमें हम लोगों ने सिंध के इलाके में जो छाछरों कैप्चर किया था वो हमने इनको वापस देने का वायदा किया, जो और तमाम इलाके थे हम लोगों ने पाकिस्तान को वो भी उदारता दिखाते हुए वो इलाके भी लौटाए पश्चिमी फ्रंट पे, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट पे तो हम नया देश बना ही चुके थे, बांग्लादेश। जी। तो वेस्टर्न फ्रंट पे जो इलाके थे वो हम लोगों ने लौटाए। उस दौरान, उसी समझौते के दौरान जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है जिसको हम एलसी कहते हैं वो डिसाइड हुई थी कि ये जो है ये फाइनल जो है ये पक्का जो मार्किंग जो है वो यहाँ से होकर गुजरेगी। तो अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम शिमला समझौते को मुलतवी करते हैं, हम उसको मानने से इनकार करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। तो वो जो 93,000 सैनिक हम लोगों ने समझौते के बदले आपके छोड़े थे, जो पीओडब्ल्यू थे, उनको भी आप बस में बैठा के थोड़ा सा जो है वापस इस तरफ भेज देंगे तो ज्यादा मेहरबानी होगी। जी। उस समझौते का मतलब इस कथन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है सौरभ, क्योंकि जो है एलसी वो पहले से ही तय, अभी जो है वहां पे मार्किंग हो चुकी है, दोनों तरफ की सेनाएं बैठी हुई है, जी। फेंसिंग हो रखी है। तो पाकिस्तान अगर ये कहे कि हम जो है शिमला समझौते को नहीं मानते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा मिस एडवेंचर उस देश के लिए हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से वही जो आपने कहा है, जबरदस्ती की धमकी, चेतावनी कह सकते हैं, और इसका कोई ज़्यादा असर होने नहीं वाला है। और जो आपने तंज के तौर पर कहा कि फिर आप लोग जो हमने 93,000 सैनिक छोड़े थे उनको वापस भारत सौंप दीजिए, और जो ज़मीन छोड़ी थी वो भी आप सौंप कर वापस पीछे की तरफ लौट जाइए। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो तो जो करेगा, पर भारत अब उसने एक बड़ा स्टेप लिया है, ये समझने का हमने आपके ज़रिए प्रयास किया कि उसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की इकॉनमी पर, और स्ट्रेटजी के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण फैसला है भारत के लिए। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये पूरा समझाने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया है। पाकिस्तान अपना जो जवाब है वो दे रहा है, मगर उसका, जैसा कि विनय ने बताया, कि उसका कोई बहुत असर है नहीं। बाकी आगे भारत किस तरीके से आगे बढ़ता है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश की इस पर नज़र है, हमारी भी नज़र है। जो फैसले होते हैं उसके मायने क्या है, ऐसे ही आपको समझाने का हम प्रयास करते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।